मैं तो चचा के सामने अभी कुछ भी नहीं। और फिर काफ़ी देर के बाद मुलाकात ख़त्म हो गई। मैं जल्दी से नीचे उतरा और सीढ़ी साइड पर करके छुप गया। चचा, दोनों फूफो और चची गेस्ट रूम से बाहर निकली और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, जबकि चचा दरवाजे को ताला लगाने लगे। ताला लगाने के बाद चचा भी अपने कमरे की तरफ चले गए और मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया और सोचने लगा कि चचा और दोनों फूफो का चक्कर दोनों फूफो की शादी से पहले का चल रहा है। अब क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। मैं अपने ज़हन में प्लान बना रहा था कि कैसे दोनों फूफो से मुलाकात की जाए और फिर मुझे अपना बैटमैन वाला मास्क याद आया कि वो पहनकर मैं अलग-अलग इनके कमरे में जाऊंगा। अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं कह दूंगा कि चचा वाली बात मैं इन दोनों के शौहरों को बता दूंगा। ये प्लान मेरे जहन में आते ही मैं हंसने लगा और यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह मेरी आँख तब खुली जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मैंने पूछा, कौन? तो शाजिया बोली, भाई मैं हूँ, नाश्ता लग गया है। जल्दी से उठकर बाहर आए। अम्मी बहुत गुस्सा हो रही है। मैंने कहा, अच्छा, आता हूँ। मेरी बात सुनकर शाजिया चले गई और मैं उठकर बाहर आया तो देखा सब नाश्ता करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन अभी तक चटाई नहीं बिछी थी। इसलिए मैं सीधा वॉशरूम में गया और नहाकर वापस आया तो देखा सब चटाइयों पर बैठ चुके थे। मेरी नज़र दोनों फूफो पर पड़ी तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज इनका वलीमा हो। इनके चेहरे पर वही रौनक और हंसी थी जो वलीमे वाले दिन इस दुल्हन के चेहरे पर होती है, जिसे इसका मनचाहा शख्स मिल गया हो। दोनों फूफो और चची बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मैं भी इनके बारे में पूरा प्लान बना चुका था। मुझे चची को देखकर दुख हो रहा था कि चची भी इस पूरे खेल में शामिल थी और तब चची बहुत मासूम बन रही थी। जब चची को ये बात पता चली थी कि चचा ने शहनाज और इसकी भतीजी से मुलाकात की है, मतलब चची सब मेरे आगे ड्रामा कर रही थी और मुझे ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि मैं भी चचा की तरह किसी और से
मुलाकात ना करूं। अब मैंने चची को भी इसकी सज़ा देने का फैसला किया। मामी फराह मेरे साथ बैठी थी, मुझे छेड़ते हुए बोली, फिर रात कैसी गुजरी? तो मैं मामी फराह की बात सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि शायद मामी फराह ने मुझे गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए देख लिया। मैंने मामी से कहा, क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। तो मामी बोली, नदीम, बच्चे बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, मामी बात बताएंगी तो कुछ पता चलेगा। तो मामी बोली, रात को जब मैं वॉशरूम करके आ रही थी तो मैंने देखा राबिया तुम्हारे कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं मामी की बात सुनकर एक बार फिर हैरान हुआ और सोचने लगा कि मेरे जाने के बाद राबिया मेरे कमरे में आई थी। अचानक मुझे राबिया से किया वादा याद आ गया कि मैंने इसके पास जाना था, लेकिन मैं नहीं गया और इसी वजह से वो मेरा पता करने मेरे कमरे में आई थी। ये ख्याल आते ही मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि अब मुझे राबिया को भी जवाब देना पड़ेगा कि मैं रात कहाँ गया था और पता नहीं वो कितनी देर मेरे कमरे में बैठकर गई है। अब मैं इसे ये भी बहाना नहीं लगा सकता कि मैं वॉशरूम में गया हुआ था। मामी बोली, बोलो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मामी, वो तो आपको याद कर रही थी। मामी मुस्कुराती हुई बोली, क्या मतलब? मुझे याद कर रही थी? मैंने कहा, आपको याद नहीं कि लाहौर में जब मेरी और राबिया की मुलाकात हुई थी तो आप वहाँ मौजूद थी? तो मामी बोली, इस वक्त तो मैं सो रही थी। मैंने कहा, मामी, राबिया को ये बात पता है और इसने ये बात मुझे कल ही बताई थी कि राबिया को इस वक्त पता था कि आप जाग रही हैं। मैंने कहा, आप फिर राबिया चाहती है कि आप सोने का नाटक करें और मैं और वो मुलाकात कर लें। मेरी बात सुनकर मामी ने मुस्कुरा दिया और बोली, तुम भी तो मुझे भूल गए हो। मैंने कहा, मामी, इसमें भूलने वाली क्या बात है? जब भी आपसे बात करें तो आपका मूड खराब हो जाता है। मामी बोली, नहीं नदीम, ऐसी बात नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर आज रात मैं आपके पास आऊँगा। तो मेरी बात सुनकर मामी घबरा गई और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ सेकंड वेट किया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा आना तो मैं नहीं आऊँगा। जैसे ही मैंने ये कहा तो मामी ने फटाफट मुझे कहा, नदीम, मैंने मना तो नहीं किया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने हाँ भी
नहीं कहा तो मामी ने मुझसे चुटकी काटते हुए कहा, नदीम, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने कहा, ठीक है मामी, मैं आपकी बात समझ गया। मतलब मामी ने मेरी दावत कबूल कर ली थी। मामी बोली, नदीम, क्या राबिया भी तुम्हारे साथ आएगी? तो मैंने कहा, मामी, जैसे आप कहती हैं। मामी बोली, नहीं नदीम, तुम इसे मत लेकर आना, इसे अपने कमरे में ही रखना और तुम खुद मेरे पास आ जाना और अकेले मेरे पास आना। मैंने कहा, मामी, मैं इसे अकेला अपने कमरे में कैसे छोड़ कर आऊँगा? अगर कोई ऊपर से आ गया तो पता नहीं कोई क्या समझेगा। तो मामी मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, वो जो कुछ भी समझेगा ठीक समझेगा। मामी बोली, अच्छा, तुम ऐसा करना, पहले इससे मुलाकात करके अपने कमरे में भेज देना, फिर तुम मेरे पास आ जाना। मैंने कहा, मामी, देख लें, कहीं ये ना हो कि आपका हक वो ले ले। मामी मुस्कुरा कर बोली, नदीम, अब तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि दो लोगों से मुलाकात कर सको, तो रहने दो, मेरे पास मत आना। मैं मामी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और कहा, मामी, आपको मुझ पर शक है? तो मामी बोली, तुमने बात ही ऐसी की है, मैंने दिल में फैसला कर लिया है कि आज अपना सारा गुस्सा मामी फराह पर निकाल दूंगा। मामी बोली, नदीम, क्या सोच रहे हो? कहीं मेरी बात पर गुस्सा तो नहीं आ गया? तो सुनो नदीम, मैं चाहती हूँ तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, जिसे लाहौर में राबिया पर निकाल रहे थे। मैंने मामी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, क्या आज तैयार रहिएगा? मामी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने रिमशा, कशरफ और सिद्रा से पूछा कि तुम लोगों ने लिस्ट तैयार कर ली? तो वो बोली, भाई, शाम तक हो जाएगी। चची के भाई की बेटियां दिलरुबा और राबी बोली, नदीम, हमने भी जाना है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम लोगों का नाम तो सबसे ऊपर लिखा है। शाजिया बोली, भाई, आपसे एक बात करूं? मैंने कहा, शाजिया, बोलो, क्या बात है? शाजिया बोली, भाई, मुंशी जी की बेटियों से भी पूछ लें, हो सकता है इन्होंने भी जाना हो। मैंने कहा, पता नहीं वो लोग हमारे साथ इनको भेजते हैं या नहीं। शाजिया बोली, जी भाई, ठीक है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। नाश्ते से फ्री होकर मैं चारपाई पर बैठा था कि मैंने उस्मा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम आज मोना से बात कर लेना कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। देखो, अगर वो मान जाती है तो मैं आज पाउडर ले आऊँगा, फिर कल या परसों वो करण को दे देना। मेरी बात सुनकर उस्मा बोली, लगता है आज आप कहीं मसरूफ़ हैं। तो मैंने इसकी तरफ घूर कर देखा तो वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं चाय पीने के बाद खेतों में आ गया
और अपने डेरे पर बड़े सारे दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर वहां बैठकर सोचने लगा कि चचा तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चचा ने तो दोनों फूफो की शादी से पहले ही इनसे मुलाकात कर ली थी। अभी मुझे डेरे पर बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि मुनीर, तनवीर, राशिद और गुलफाम भी मेरे डेरे पर आ गए। मैं उठकर इनसे मिला और पूछा, खैरियत? तुम लोगों के इधर तो राशिद बोला भाई मुनीर और तनवीर कह रहे थे कि हमने खेत देखने हैं, तो हम इनको इधर ले गए। मैंने शहनाज को आवाज दी और इसे ताज़ा लस्सी बनाने को कहा। वो चारों मना करने लगे कि हमने लस्सी नहीं पीनी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लस्सी इस डेरे की सौगात है। जो यहाँ आता है लस्सी पिए बगैर वापस नहीं जाता। तो वो चारों मेरी बात सुनकर हंसने लगे। इतनी देर में शहनाज भी आ गई। मैंने इसको देखा तो हैरान रह गया। वो सारी भीगी हुई थी। मैंने इससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो शहनाज बोली, छोटे खान, वो मैं चावल की कलियां लगा रही थी कि पानी में गिर गई। अब मैं ट्यूबवेल से नहा कर आई हूँ। मैंने कहा, तुमने कपड़े तो बदल लेने थे। तो शहनाज बोली, छोटे खान, अभी फिर वापस चावल के खेत में जाना है तो फिर गंदे हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या काम है। मैंने कहा, ये मेहमान आए हैं, इनके लिए लस्सी बनाओ। मैंने इन चारों की तरफ देखा तो वो शहनाज को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। और शहनाज ने भी इस बात को महसूस कर लिया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अंदर आ गई और लस्सी का सामान लाकर हमारे सामने ही बैठ गई। मैं समझ गया शहनाज क्या चाह रही है। वो चारों अभी भी तिरछी नजरों से शहनाज को देख रहे थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुम क्या देखने आए थे? तो वो चारों एकदम हड़बड़ा गए और मुनीर बोला, भाई हम ये डेरा और आपके खेत ही देखने आए थे। मैंने कहा, लस्सी पी लो, फिर देखने चलते हैं। लस्सी बनाने के बाद शहनाज ने इन चारों को लस्सी दी और फिर मेरे पास आई और मुस्कुराती हुई बोली, छोटे खान, आपके मेहमान लस्सी नहीं कुछ और पीना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी बात समझ गया, लेकिन मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। लस्सी पीने के बाद मैंने इन चारों को अपने खेत दिखाए और फिर मैंने इन्हें कहा कि दोपहर का खाना तो तुम्हें घर से ही खाना पड़ेगा। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, जी भाई, हमें पता है घर से ही खाना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर इधर खाना है तो हम इधर मंगवा लेते हैं। तो वो बोले, नहीं भाई, हम थक गए हैं, अब जाकर कुछ देर आराम करेंगे। और एक एक कर वो चारों चले गए। शहनाज भी वापस चावलों की फसल में जाने लगी।
तो मैंने इससे कहा कि नवाज को मेरे पास भेजना। तो इसने कहा जी छोटे खान ठीक है। इतनी देर में मैंने शाजिया को आते देखा। इसके हाथ में बर्तन थे। मेरे पास आई तो मैंने कहा खैर है, आज तुम यहाँ? तो शाजिया बोली भाई, अम्मी ने उस्मा को खाना देने का कहा था तो इसने मुझे भेज दिया। जैसे ही शाजिया ने ये बात की कि उस्मा ने इसे यहाँ भेज दिया तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं समझ गया उस्मा ने शाजिया को यहाँ किस लिए भेजा है कि मैं इससे बात करूं। मैंने शाजिया से कहा तुम खाना अंदर लेके चलो, मैं आता हूँ। शाजिया बोली क्यों भाई, आपने बाहर नहीं खाना? मैंने कहा नहीं, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तो शाजिया अंदर चली गई। मैं थोड़ा आगे गया और खेतों में काम करते हुए मजदूरों को कहा कि अगर नवाज आए तो इसे कहना कि मैं खाना खा रहा हूँ, अभी अंदर कोई ना आए। तो इन्होंने कहा जी ठीक है। और ये बात करके मैं अंदर डेरे में आ गया। शाजिया चारपाई पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी और बहुत बेचैन लग रही थी। मैं इसके पास जाकर बैठ जाऊं? वो बोली नहीं भाई, आप खाएं, मैं बैठी हूँ। हमारे गांव में ये अक्सर सारे गांव में ये रिवाज है, जो दोपहर का खाना खेतों में देने आता है वो भी पास बैठ जाता है ताकि खाना ख़त्म हो तो वो बर्तन वापस लेकर जाए। मैंने खाना शुरू किया और शाजिया से पूछा कि क्या बात है, परेशान लग रही हो? तो शाजिया बोली नहीं भाई, कोई बात नहीं है। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा देखो शाजिया, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी परेशान हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो और तुम काफ़ी दिनों से मेरे कमरे में भी नहीं आए। जैसे ही मैंने ये बात की तो शाजिया ने एकदम अपना हाथ खींच लिया। मैं समझ गया कि शाजिया अब वो नहीं चाहती जो मैं चाहता हूँ, मतलब मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहती। मैं भी ये सोच ही रहा था कि शाजिया बोली भाई, मैंने भी आपसे बात करनी थी। मैंने कहा हाँ शाजिया बोलो, क्या बात करनी थी? शाजिया बोली भाई, हमारे दरमियान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा क्या मतलब, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? शाजिया बोली यही कि मैं 2-3 दफ़ा जब हम अपने घर रह रहे थे तो मैं आपके पास आई थी। इस दौरान जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा शाजिया, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा, वो तो हम दोनों की मोहब्बत थी। शाजिया बोली भाई, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शाजिया बोली भाई, प्यार करती हूँ, लेकिन वो वाला नहीं जो पहले करती थी। मैंने कहा ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। तो शाजिया बोली, नहीं भाई, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने शाजिया से राशिद के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि राशिद को लेकर मैं ये देखना चाहता था कि वो वाकई शाजिया से मोहब्बत करता है या मोहब्बत का फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद मैंने खाना खाया और बर्तन शाजिया वापस ले गई। शाजिया को गए हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि नवाज आ गया और बोला, छोटे खान आपने खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ, खा लिया। नवाज ने मुझे एक फाइल दी और कहा, छोटे खान सब बिल इसमें है। मैंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूँगा। शाम तक बैठा हिसाब किताब करता रहा और सारे खर्चों को आमदनी में से माइनस करने के बाद जो रकम बच रही थी वो इसके मुकाबले में थोड़ी थी जो मुझे अपनी ज़मीन ठेके पर देने से मिलनी थी। तो मैंने फैसला किया कि अगली फसल पर मैं अपनी ज़मीन ठेके पर दे दूंगा और अपने शहर में मौजूद काम को संभालूंगा। ये मेरा फैसला था, लेकिन अम्मी का पता नहीं था कि वो क्या कहती हैं। इसके बाद मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधा गांव की फार्मेसी पर चला गया और इससे वो पाउडर लिया जो मैंने उस्मा को देना था कि वो किरण को चाय में मिलाकर पिला दे। इसके बाद मैं हवेली आ गया। अभी आकर मैं चारपाई पर बैठा ही था कि राबिया भी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं जानता था कि वो क्या करने आई है। वो आते ही गुस्से से बोली, नदीम तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मैं जानता हूँ। राबिया बोली, तुमने वादा किया था। मैंने कहा मुझे याद था, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया था तो मैं इस वजह से नहीं आ सका। राबिया मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूरी काम या किसी से अर्जेंट मुलाकात करनी पड़ेगी? राबिया मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूरी काम या किसी से अर्जेंट मुलाकात करनी पड़ गई थी। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। राबिया बोली, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन तुम कमरे में नहीं थे। मैंने कहा हाँ, मैं कुछ काम के लिए हवेली से बाहर गया था। राबिया बोली, हवेली से बाहर तुम क्या करने गए थे? मैंने कहा खेतों में गया था। तो राबिया बोली, अच्छा, तो तुम खेतों में किससे मुलाकात करने गए थे? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी मजदूर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वो देखने गया था। मेरी बात सुनकर राबिया चुप हो गई। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम आज तैयारी करके रखना, मैं आ जाऊंगा। राबिया बोली, नहीं, मुझे अब तुम पर यकीन नहीं है। मैंने कहा मुझ पर यकीन करो, मैं आज पक्का आ जाऊंगा। राबिया बोली, ठीक है, और एक एक कर वो चली गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।